समस्या थी सिंबल किसको दे और किसको अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारे। और कैराना जो बड़ी चर्चित सीट है, बड़ी हॉट सीट है, उसको लेकर भी बड़े प्रयास लगाए जा रहे थे। हर व्यक्ति चाहता था कि इनका टिकट हो, इनका टिकट हो, लेकिन जैसे ही कल लिस्ट आई पूरे कैराना लोकसभा पर खलबली मच गई। और खासकर हसन परिवार के लिए बड़ा खुशी का पल था, क्योंकि पहली बार इंदिरासन जी का टिकट लोकसभा के लिए हुआ है और पहले इनके पिताजी, दादाजी, माताजी यहाँ से सांसद रह चुकी हैं। अब जो क्षेत्र के लोग हैं वो एक रंग से बड़ी आस लगाए हुए हैं कि क्षेत्र में नए नए काम होंगे, क्षेत्र में शिक्षा के लिए काम होंगे, क्षेत्र में लिए बसों के लिए काम होंगे, क्षेत्र में स्मैक के लिए काम होगा, खासकर जो स्कूल का मुद्दा है। तो सबसे पहले रजा आपको बधाई हो, आपका टिकट फाइनल हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जयंत चौधरी जी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया अभी तक, हालांकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन आपको क्या लगता है क्या उनके जाने से चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हमारा बहुत मजबूत गठबंधन था आरएलडी का और समाजवादी का, जिसके परिणाम स्वरूप इस पूरे जिले से भाजपा साफ हो गई थी। और अब जो मामला चल रहा है अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हमें नहीं लगता कि जिस तरीके से किसानों की लड़ाई को मजबूती देने का काम चौधरी साहब ने किया था, तो मुझे लगता है कि उस लड़ाई को वो मजबूती के साथ लड़ेंगे और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो वापस आएंगे और इसी लड़ाई को हम आगे मजबूती के साथ लेकर जाएंगे और चुनाव भी सफलता के साथ लड़ेंगे। सीट पर और भी बहुत लोग चाहते थे टिकट हो, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्लियर नहीं हुआ है किसका टिकट होगा। तो अगर मरगांका सिंह मैदान में आते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर एक ही बात चली हुई है, और अगर गुर्जर समाज की बात करें तो दो जगह टूटने की बात हो रही है, एक तरफ कलशान, एक तरफ बटार। अगर मरगांका सिंह आती हैं तो आपका तो पहले से कॉम्बिनेशन रहा आपके परिवार का, मनोहर जी चाहते थे वो सांसद बन जाए, वो चाहते थे ये विधायक बन जाए, फिर उल्टा पलटी कर लेते थे। क्या अभी आपको लगता है दोनों परिवार एक साथ आएंगे और इसी तरीके से वो आपका साथ देंगी, या फिर आप उनका साथ देंगी, या फिर ये समीकरण बदल जाएगा, क्योंकि दोनों पहली बार लोकसभा के लिए आएंगे आमने सामने? जी, मेरा पहला चुनाव है, उनको मुझसे ज़्यादा अनुभव है। और अभी क्योंकि भाजपा की तरफ से कोई ऐलान हुआ नहीं प्रत्याशी कौन रहेगा, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जो भी प्रत्याशी रहेगा, चुनाव का नाम है लड़ना, और चुनाव में चुनौती होती है, तो किसी भी चुनाव को हम हल्के में नहीं लेते। और हमारी मजबूती की तैयारी है और जो भी प्रत्याशी होगा उसे मजबूती के साथ उसके सामने हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो जैन जी के जाने से पहले, बीजेपी के साथ जाने से पहले, हालांकि क्लियर नहीं है, तो बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे वो उनके विधायक हों, पदाधिकारी हों, लेकिन अब खामोशी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ये जो गठबंधन है बना रहे और इसके साथ ही हम रहे। तो आपको क्या लगता है, कुछ जाट वोट टूट कर आपके साथ आएगा? जो तालमेल बना था आरएलडी के साथ आने की वजह से, जो तालमेल बना था, गठजोड़ जो बना था, वो एकदम से ये सामाजिक रिश्ते बन जाते हैं, एकदम से नहीं टूटते, नहीं बिखरते। तो अभी भी जो लोगों के मन में जो उम्मीदें हैं वो यही हैं कि ये जो हमारी मजबूती के साथ भाईचारा मजबूत बनकर उभरा था और जो लड़ाई हमने यहाँ पर किसानों की लड़ाई को मजबूती देने का काम करा था, तो सभी लोग यही अपेक्षा कर रहे हैं अभी कि जैन जी वापस आएंगे और उसी लड़ाई को हम लोग सब इकट्ठा लड़ेंगे। लेकिन अभी क्योंकि कुछ घोषणा नहीं हुई है, लेकिन धरातल पर अब भी जो समाज में जो भावनाएं हैं वो यही हैं कि फिलहाल भी शंभू बॉर्डर पर जैसे कि प्रोटेस्ट चल रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार से नाखुश हैं, खासकर किसान वर्ग नाखुश है। तो एकदम से वो सारी भरपाई नहीं होगी और उसके सरकार के खिलाफ में, क्योंकि मौका हमें 5 साल में ही मिलता है सरकार को अपना जवाब देने का, तो मुझे लगता है कि जो किसान वर्ग है खास तौर पर, वो अपने पूरे 5 साल के उत्पीड़न को ध्यान रखते हुए ही वोट करेगा। 2022 के चुनाव में आपके जो भाई हैं कैराना विधायक नागभूषण, वो जेल में थे और सारी बागडोर आपके हाथ में थी। अब तो बाहर हैं, यानी कि आपके साथ डबल ताकत रहेगी, एक आपके भाई की और आपकी खुद की। तो आपको लगता है कि आप बाजी मार जाएंगी? जी बिल्कुल, एक से बढ़कर 2 होते हैं। चुनाव बड़ा है, चुनाव चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मेरे साथ आज मेरे भाई की ताकत है, तो उससे बड़ी ताकत कोई बहन के लिए नहीं हो सकती। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम दोनों मिलकर और
साथ ही हमारे लोगों का जो प्यार है वो मिलकर हम ये चुनाव इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा, आज मैं देख रहा हूँ काफी दिन से जब यहाँ आंदोलन की बातें हो रही हैं, पहले आप सभी धरनों में जाती थी, जितने भी धरने होते थे, अब आपको इनवाइट नहीं किया जा रहा, आप समय नहीं लग रहा या जा ही नहीं रही आप? नहीं, लोकल लेवल पे जितने भी धरने होते थे उन पे हम पहुंचते थे। अभी क्योंकि धरना शंभू बॉर्डर पर जाना नहीं हो पाया है क्योंकि इधर चुनाव की भागदौड़ शुरू हो गई है, लेकिन जहाँ भी हमारी अपने तरफ से कोशिश होती है हम हर जगह उपस्थिति देने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जब भी लड़ाई लड़ने का नाम आएगा तो हम बढ़ चढ़ कर सबसे आगे मिलेंगे। कल जिजोड़ा में पंचायत थी और आज शामली में थी, तो क्यों नहीं जा पाई आज आप? नहीं, वो पंचायत थी, वो धरना नहीं था, वो तो किसान यूनियन की मासिक तौर पर जैसे हर गांव में पंचायतें होती हैं तो वो उस तरह की पंचायत थी। हमें उसकी पूरी जानकारी थी, हमारे बहुत सारे लोग गए, हमने भी उनसे आग्रह किया कि पहुंचे और इस लड़ाई को मजबूती दें। लेकिन क्योंकि ये राजनीतिक पंचायतें नहीं होती हैं तो इसलिए हम लोग इन पंचायतों में हिस्सा नहीं देते। लेकिन जब धरना देने की बात आती है तो वो लड़ाई का मामला है, तो लड़ने के लिए हम लोग सब एकजुट हो जाते हैं। ये तो मासिक पंचायत के रूप में था, तो इसमें हमारे सभी लोग पहुंचे, उन्होंने मजबूती देने का काम किया और हम किसान यूनियन के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग साथ रहेंगे। अच्छा, जो शंभू बॉर्डर पर धरना चला हुआ है, इधर शंभू बॉर्डर पर किसान जाना चाहते हैं, टीकरी बॉर्डर पर जाना चाहते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर जाना चाहते हैं, क्या आप क्षेत्र में जाकर किसानों से अपील करेंगे कि वो भी जाएं? क्योंकि आपने कहा एक से बढ़कर तो होते हैं, और जब सारे किसान एकजुट होकर चलेंगे, क्योंकि राकेश टिकैत जी कह रहे हैं पहले हरियाणा से उतरना पड़ेगा, उसके बाद दिल्ली जाएंगे, तो क्या जो आपके क्षेत्र के लोग हैं वो वहाँ पे जाएंगे और किसानों को सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, पहले भी जो धरना था जो 11 महीने तक चला था, 13 महीने तक, तो उसमें जो बाद की हिस्सेदारी थी वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण रही। तो इस महीने का जो भी आगे मोड़ आएगा उसमें जो भी हमारे यहाँ से जितने भी किसान लोग हैं सबको एक लीडर की ज़रूरत होती है, एक सेनापति की ज़रूरत होती है जो उन्हें सही राह दिखाए ताकि जो धरना है वो शांतिपूर्वक चलता रहे। तो उस हिसाब से यहाँ पर किसान यूनियन के जितने भी हमारे लोग हैं, राकेश टिकैत जी हैं, नरेश टिकैत जी हैं, तो उनके आह्वान पे जो भी आदेश होगा उस हिसाब से किसान जो भी फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं और वहाँ पर भी बलपूर्वक साथ देंगे और यहाँ पर भी नीचे भी लड़ाई लड़ने का। अच्छा, एक चीज और है, लोकसभा का टिकट हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फाइनल नहीं हुआ है। 3 नाम बड़े यहाँ जोर शोर से चल रहे हैं। प्रदीप चौधरी जो हाल ही में सांसद हैं, मृगांका सिंह और मनीष चौहान, किसके साथ चाहेंगे आपकी टक्कर हो? देखिए, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है, बीजेपी की विचारधारा से है और वो कैंडिडेट कोई भी उतारे, लड़ाई क्योंकि विचारधारा की है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बीजेपी जो पार्टी है उनका वो कैडर के हिसाब से चलती है, तो ना तो वो खुद ही किसी नेता को इतनी वैल्यू देते हैं और ना उनकी पार्टी में किसी नेता का कोई खास वर्चस्व है, तो इसीलिए वो अपना टिकट भी एंड मोमेंट पे डिसाइड करते हैं। तो हमारी लड़ाई सीधी भाजपा से है, प्रत्याशी कौन है कहाँ से आएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये विचारधारा की लड़ाई है। और ये जितने भी कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो सरकार में शोषित ना हो, उत्पीड़ित ना हो, तो हमारी सबकी एकजुट होकर ये भाजपा से लड़ाई है और हम इस लड़ाई में कामयाब होंगे। मैंने मनीष चौहान जी का एक वीडियो देखा, वो कह रहे हैं कि मैंने तो एक राशन को पहले एक छोटा सा चुनाव गिरा दिया था, अब आपको क्या लगता है इतने बड़े चुनाव में किस तरीके से आप मुकाबला कर पाएंगी? देखिए, उस टाइम मैं पढ़ाई करती थी, मुझे अचानक कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि मुझको अचानक बुला लिया गया और मुझे मालूम भी नहीं था चुनाव का, लेकिन बिल्कुल उन्होंने हराया था, इस बात से मैं नकारूंगी नहीं, ये तो तथ्य है, फैक्ट है। और आगे मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि उस इकरा में और आज की इकरा में जमीन आसमान का फर्क है। इकरा मशहूर हो गई है? नहीं, मशहूर की बात नहीं है, इकरा सीख चुकी है। अब मैंने धरातल पर रहकर मेहनत करी है, लोगों के बीच में काम करा है और लोगों ने बहुत प्यार और सम्मान भी दिया है, तो अब मैं वो वाली इकरा नहीं रही और आगे जो मेरी किस्मत में है, लेकिन अब चुनौती दूंगी, मजबूती से लड़ूंगी और इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा, मजबूती की बात आप कर रही हैं, जो पहलवान सबसे शुरू में दंगल में उतरता है वो कई बार चीत हो जाता है, अब आपने मतलब ट्रेनिंग ले ली है, मान लीजिए 2022 का चुनाव आपने नहीं जीता है, तो अब इसमें 5 लोग, इस लोकसभा में 5 विधानसभा है, तो किस 3 आपके पास है क्योंकि गठबंधन था, अब 2 पर आपकी फाइट हो सकती है, तो आपको लगता है उन 2 विधानसभाओं में भी आप खुद को साबित कर पाएंगी कि हाँ मैं हूँ?
जी बिल्कुल, उनमें भी साबित कर पाएंगे। और जैसा आप कह रहे थे, जो सबसे पहले उतरता है ऐसा नियम उचित हो जाता है। और आज नहीं हम उतरे, 2 साल से हम इस फील्ड में हैं लगातार, और इसी कोशिश में है, प्रयास में है। तो कहीं राजनीति जो है वो चटपट का सफर नहीं है, वो लंबा सफर होता है। हमारा सफर लंबा रहा है, हम लगातार लोगों के बीच रहे हैं। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है तो लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि कौन उनके बीच में सिर्फ प्रचार के लिए आ रहा है और कौन उनके बीच में लगातार रहा है। तो उस बिना पर चुनाव होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ की मैं बेटी हूँ और सभी लोग साथ देंगे। और जिन 2 विधानसभाओं की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे मामा रहते हैं, वो क्षेत्र हमारे मामाओं का है। और मामाओं का तो ज़्यादा आशीर्वाद रहता है, और हमेशा रहा है। उधर से मेरी माता जी हमेशा जीत कर आई हैं नकुल विधानसभा से। जब सब जगह हारे हैं तब भी हम नकुल से जीते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ से भी हम जीत कर आएंगे, और कैराना तो घर है, यहाँ से तो जीतना है ही इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज है कि कैराना को लेकर बड़ी बातें होती हैं, पलायन का मुद्दा उठा है, तो आप क्या कोशिश करेंगी कि इस तरह के बात न हो, ताकि क्योंकि बहुत सारे लोग अब लिखना शुरू कर दिया है, मैं सोशल मीडिया पर कई दिन से खंगाल रहा हूँ, कुछ लोग बार बार जानबूझकर इन बातों को लेकर ही बात कर रहे हैं कि यहाँ से हिंदू मुस्लिम की बात हो जाए और किस तरीके से फिर भारतीय जनता पार्टी अपना दाव पैंच खेल ले और वो जीत जाए। तो आप क्या प्रयास करेंगे ताकि इस तरह की बातें ना हो, पलायन की बात ना हो, हिंदू मुस्लिम की बात ना हो, किसानों की, मजदूरों की, शोषितों की, पीड़ितों की, महिलाओं की बात हो, विद्यार्थियों की बात हो। अभी जिस तरीके से विद्यार्थियों के साथ अभी छल हुआ है, पेपर लीक हो गया है, किस तरह के कार्य आप करना चाहेंगे ताकि ये सब न हो? लगातार हमारी यही कोशिश है। पिछले जो 2 चुनाव रहे हैं, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, फिर 2022 का विधानसभा चुनाव हो, दोनों में पलायन के मुद्दे को बीजेपी ने उठाया। और लेकिन क्योंकि धरातल पर जो हमारे लोग हैं उन्हें हकीकत मालूम थी, तो इस मुद्दे को जनता ने नकारा, और इस रूप से नकारा कि हर जगह लहर थी, लेकिन हमने कैराना सीट 17 में भी जीतने का काम किया और 22 में भी जीतने का काम किया। तो मेरे हिसाब से अब ये मुद्दा खत्म है, और अब इस मुद्दे पर कोई चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धरातल पर ये मुद्दा है ही नहीं। और हमारी लगातार यही कोशिश है कि जो भाईचारा है उसको बनाकर रखें, और जो काम सरकार के करने का है उनको उन मुद्दों पर लाकर उनसे बहस करें। क्योंकि हिंदू मुस्लिम में बांटना, विभाजन फैलाना आसान है वोटों के लिए, लेकिन काम की बात करना मुश्किल है। तो अब फिलहाल जो स्थिति हम 2 साल से यहाँ पर देख रहे हैं, अब इस तरह की कोई यहाँ बात नहीं होती, अब सिर्फ मुद्दों पर बात होती है, और मुद्दों पर चुनाव हो वो बेहतर है। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया कि अभी पेपर लीक हुआ है। ये जो सरकार है ये कुछ देना ही नहीं चाहती है। एग्जाम्स हो तो पेपर लीक हो जाते हैं ताकि इन्हें भर्ती ना करानी पड़े। तो ये सोची समझी साजिश है। जब ये सरकार बुलडोजर जैसी कड़ी कार्रवाई कर सकती है, तो ये एग्जाम के पेपर को नहीं लीक होने से रोक सकती, ये नहीं सुनिश्चित कर सकते। अगर करना चाहें तो ये सब कर सकते हैं, लेकिन इनकी नीयत में खोट है, और इनकी नीयत अब 10 साल से जनता के सामने है, जनता पहचान चुकी है। ये सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। उनके कर्ज माफ करते हुए इन्हें कोई संकोच नहीं होता, लेकिन किसानों को एमएसपी की बात हो तो इन्हें सारी समस्याएं याद आ जाती हैं। तो ये नियत की बात है, और अब इनकी नियत जनता के सामने है। ये कुछ भी कर लें, अब ये विभाजन वो कहते हैं ना कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये चढ़ा चुके, उसका इन्होंने जो लाभ मिलना था मिल चुका। अब हम मुद्दों पे लड़ेंगे, और मुद्दों पे हम इन्हें हराएंगे। मुद्दे कौन से रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि उनके पास तो अपना था, राम मंदिर बनाएगा, बना दिया, 370 का था, हटा दी। जो उनके मुद्दे थे वो तो करते हैं काम। ये सारे विभाजन के ही मुद्दे हैं, और यही मुद्दे इन्होंने अभी तक पूरे किए हैं। बाकी जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, कोई भर्ती नहीं हो रही है, और महंगाई किस कदर चरम पे है, किसानों का जो कोई भी 14 दिन में जो पेमेंट का वादा किया था ना, तो वो पूरा हुआ है, ना एमएसपी का वादा पूरा हुआ है। जो लागत है उसका भी दाम नहीं मिल पा रहा। हालांकि ये कहते हैं 20 रुपए बढ़ा दिए, लेकिन लागत भी उसमें पूरी नहीं हो पा रही है। और किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, और अगर हम अपने अन्नदाताओं को ही सम्मान नहीं दे सकते तो हम और किसी के लिए क्या कर सकते हैं। सरकार का अगर कोई योगदान सबसे बड़ा हो सकता है तो वो किसानों के लिए हो सकता है, लेकिन सरकार कुछ करना नहीं चाहती है। महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो एनसीआरबी की रिपोर्टें हैं उसमें महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं वो बढ़ रहे हैं।
छोटी बच्चियों के प्रति अपराध हैं वो बढ़ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा। जो पुराने यहाँ पर स्कूल बनवाए गए थे, भूरा में कह लीजिए, पंजीट में कह लीजिए, खुरगान में कह लीजिए, वो सारे स्कूल उनमें आज टीचर भी नहीं है, उनमें पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। तो जिस तरीके से इस सरकार की योजनाएं बिल्कुल लाभकारी एक भी योजना इनकी है नहीं। तो यही हमारे मुद्दे हैं कि इन जो बेसिक जो नीड्स हैं उन पर इस सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो उन पर ध्यान आकर्षित कराने का, उन पे काम करने का, संसद में मजबूती से उन मुद्दों को उठाने का, यही हमारी कोशिश रहेगी। मेरे आखिरी 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये, 2022 के चुनाव में आपने देखा देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं और कैराना में घर घर पर्चे बांट कर जाते हैं, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से कोई भी पदाधिकारी, कोई इस तरह का व्यक्ति नहीं आया जो बड़े पद पे रहा हो। अखिलेश यादव जी नहीं आए, जयंत चौधरी जी नहीं आए। जब मैं देखता हूँ, मैं क्षेत्र में जाकर देश के बुद्धिजीवियों से बात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि उनको एसी की आदत लग चुकी है, इसलिए वो क्षेत्र में नहीं आना चाहते। राहुल गांधी जी को देख लीजिए आप, भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, उधर लालू जी लगे हुए हैं। बाकी और कोई फील्ड में क्यों नहीं दिखता? आप दिखती हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी नहीं दिखते। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जब रैली हुई थी तो यहाँ पर क्योंकि रूट लगता है, इसमें प्रशासन भी कहीं ना कहीं अड़चन बनती है। तो प्रशासन वाले नहीं चाहते विपक्ष उस तरीके से प्रचार कर पाए, तो ये लोग भी बहुत अड़चने डालते हैं। दूसरा, यहाँ पर जैन जी आए थे, ऊन में आए थे, रैली करी थी, हर जगह पर उन्होंने रैली करी है। और ऐसा नहीं है, जहाँ तक ज़रूरी हो सके वहाँ तक सभी लोग पहुँचते हैं। रैली शामली में हुई क्योंकि वो एक रूट उस तरीके से बना था। हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि हमारे अध्यक्ष जी आए फील्ड में, लेकिन वो कहते हैं, उन्होंने हमें कहा कि भाई हमें तुम पे यकीन है, तुम उस हिसाब से प्रचार को संभालोगे और जीतोगे भी, और वो हुआ भी। देखिए, ये जो है हमारी जो लोकतंत्र है उसमें सिर्फ एक चेहरे पर जो देखकर वोट डल रहे हैं, उसी से कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं, क्योंकि हर जगह का प्रतिनिधित्व अलग एक व्यक्ति करता है। तो हमें हर जगह ऐसे काबिल व्यक्तियों को लाना चाहिए जो हमारी लड़ाई हर लेवल पे लड़ सके। जरूर अगर प्रधानमंत्री जी पसंद है तो ये तो नहीं है कि हर जगह प्रधानमंत्री जी तहसील में भी चले जाएंगे या हर जगह नहीं जा सकते वो, लेकिन जिस तरीके से भाजपा प्रचार करती है, अपने वो नेताओं का वर्चस्व बिल्कुल खत्म कर रखा है उन्होंने, सिर्फ एक के नाम पर वो वोट लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इससे हमारे लोकतंत्र को हानि पहुंचती है। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, डीडीसी, प्रधान, चेयरमैन, जिला पंचायत प्रमुख और एमएलए, एमपी, हमें अपने हर जनप्रतिनिधि का चयन एक काबिलियत के ऊपर करना चाहिए, ना कि सिर्फ किसी एक पार्टी के किसी नेता के चेहरे के ऊपर। तो हमारी पार्टी की यही कोशिश है कि हर जगह मजबूत जनप्रतिनिधि हों, जिनकी अपनी पकड़ हो, जिन्हें लोग पसंद करें, जिन तक लोग पहुंच सके। तो उसी के तहत कहीं ना कहीं ये कोशिश रहती है कि हम अपनी बागडोर अपने इलाके की खुद संभाल लें, और ये अच्छी बात है, इससे शक्ति मिलती है, अपने लोगों में जागरूकता होती है और उनकी आवाज़ भी बुलंदी से हम उठा पाते हैं। मेरा अंतिम सवाल ये है, क्षेत्र में आप देख रही होंगी किस कदर नशे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आने वाले जो नस्लें हैं वो समाप्त होती जा रही है। आप इधर रोग से बचा लेंगे, बहुत सारी चीज़ों से बचा लेंगे, लेकिन वो अगर नस्ल बर्बाद हो गई, फसल फिर भी किसान कर लेगा, लेकिन अगर नस्ल बर्बाद हो गई तो कैसे संभलेगा? पूरे क्षेत्र में आप देख सकते हैं 18, 17 साल के युवक चोरियों पर उतर गए हैं क्योंकि बेरोजगारी है, और उनको ऐसे नशे की लत लग चुकी है जो बिल्कुल पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा। तो आप उसके खिलाफ क्या करेंगे? देखिए, सबसे ज़रूरी है जागरूकता की जो मुहिम है उनको उनमें योगदान देना। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि सबसे ज़्यादा हम लोगों